तो आज मैं दोस्तों आपके लिए ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। और ये एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें हमें ब्रॉडकास्ट सिग्नल की हैकिंग के बारे में काफी चीजें जानने को मिलेंगी। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक साउथ कोरियन मूवी द विच पार्ट 1 द सब वर्जन को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो चलिए हेडफोन्स लगाइए और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। फिल्म की शुरुआत में हमें 1999 का समय दिखाया जाता है, जहां हम जेम्स को देखते हैं, जो कि शिकागो टेलीविजन स्टेशन में पुराने ब्रॉडकास्ट वीडियो टेप्स ट्रांसफर करने का काम करता है। और साथ ही 3 साल से जेम्स की बीवी हैना कहीं मिसिंग है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला, जिस वजह से जेम्स के दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इसीलिए वो अब थेरेपी सेशंस भी लेता है। अब एक दिन ऐसे ही जब जेम्स कुछ वीडियो टेप्स को चेक कर रहा होता है कि तभी उसे एक टेप मिलती है जिस पर 3 में 1987 की डेट डाली हुई थी। अब जेम्स उस टेप को चालू कर देता है, जिसमें अचानक से वीडियो के बीच से ही सिग्नल कट हो जाता है और स्क्रीन पर एक अजीब सी लड़की, जिसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था, जो कि लड़खड़ाती हुई आवाज में कुछ बोल रही होती है। और फिर दोबारा से सिग्नल वापस आ जाता है। ये सब जेम्स को काफी अजीब सा लगता है, इसीलिए वो इस डेट की ब्रॉडकास्ट के बारे में पता करता है। तो उसे पता चलता है कि 3 मई 1987 को किसी ने ब्रॉडकास्ट सिग्नल को हैक कर लिया था, जिसे इस मूवी में ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन बोला गया है। और हम आगे इसे BSI ही कहेंगे, जिस BSI के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि इसके पीछे कौन लोग हैं। हालांकि ऐसा ही एक और सिग्नल BSI डिस्टर्बेंस में 3 मई के ठीक 7 दिन बाद आया था, जिसकी तारीख थी 10 मई। इसीलिए अब जेम्स 10 मई 1987 की टेप्स को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वो टेप कहीं भी नहीं मिलती। इसीलिए वो अपने बॉस से उस टेप के बारे में पूछने जाता है, जहां पर उसका बॉस उसे बताता है कि उस दिन कई सारी टेप्स को FBI ने किसी अनजान वजह के कारण अपने पास जब्त कर लिया था। हालांकि जब जेम्स अपने दोस्त चेस्टर से इस बारे में पूछता है तो उसकी मदद से जेम्स को आखिरकार 10 मई 1987 की टेप्स मिल जाती हैं। दरअसल चेस्टर भी जेम्स के साथ काम करता था, जहां पर एक अनजान लड़की को हम जेम्स पर नजर रखते हुए देखते हैं। जिसके बाद जेम्स 10 मई की टेप्स को देखता है, जिसमें वही मास्क वाली लड़की होती है, जो कि पहले वाले वीडियो की तरह ही हरकतें करती है। जिसके बाद और छानबीन करने पर जेम्स को पता चलता है कि ऐसे ही एक और BSI डिस्टर्बेंस एक साई-फाई शो के दौरान 23 नवंबर 1996 को हुआ था। साथ ही ऐसे डिस्टर्बेंस के ठीक एक दिन पहले कोई न कोई लड़की मिसिंग हुई थी। यहाँ जेम्स 23 नवंबर की तारीख को देखता है और उसे याद आता है कि इसके एक दिन पहले उसकी बीवी भी गायब हो गई थी। तो हो सकता है इन सबका हैना की किडनैपिंग से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर हो, और जेम्स किसी भी कीमत पर इन सब चीजों को हल करना चाहता था। और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चलता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन FBI ने भी की थी, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। पर इस केस की रिपोर्ट डॉक्टर स्टुअर्ट नाम के एक शख्स ने लिखी थी। इसीलिए अब जेम्स डॉक्टर स्टुअर्ट का पता ढूंढकर उनसे मिलने के लिए जाता है, ताकि उसे 23 नवंबर की वीडियो टेप मिल सके। लेकिन स्टुअर्ट से मिलने पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। इसीलिए जेम्स वापस आकर 3 मई 1987 की वीडियो टेप को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, जिससे उसको पता चलता है कि वीडियो टेप वाली लड़की कह रही थी कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। साथ ही जेम्स प्रोजेक्टर के जरिए उस वीडियो की कई सारी फोटोज लेता है, जिन्हें गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि ये वीडियो किसी स्टूडियो में बनाई गई है। और साथ ही उसे उस वीडियो में खिड़की पर किसी इंसान की रिफ्लेक्शन भी मिलती है। इसके बाद जेम्स को एक अनजान आदमी का फोन आता है, जो कि उसे कहता है कि तुम जिस केस को सॉल्व करने में लगे हो, उस केस से रिलेटेड मेरे पास कई सारे सबूत हैं, इसीलिए तुम मुझसे मिलने के लिए तुरंत पहुंचो। और फिर जेम्स उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसे केस स्टडी से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए उस अनजान आदमी के बताए हुए एड्रेस पर एक पैकेट को डिलीवर करना होगा, जिस बात के लिए जेम्स मान जाता है। और अब वो पैकेट को डिलीवर करने के लिए उस एड्रेस पर पहुंचता है, तो उसकी मुलाकात मैकेलिस्टर नाम के एक आदमी से होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मैकेलिस्टर भी कभी जेम्स की तरह ही इस केस को सॉल्व करना चाहता था, लेकिन जो हैकर्स इस केस स्टडी से जुड़े हुए हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। उन्हें हर चीज के बारे में पता चल जाता है, और हो सकता है कि वो लोग तुम्हारे फोन को भी टैप कर रहे हों। इसीलिए मजबूरी में उसे जेम्स से इस तरह से मिलना पड़ा। और फिर मैकेलिस्टर जेम्स को कुछ FBI की फाइल्स दिखाकर कहता है कि हो सकता है जो मैं ना कर पाया वो शायद तुम करके दिखा दो। अब इसके बाद जेम्स घर आकर मैकेलिस्टर की दी हुई फाइल्स में से 23 नवंबर 1996 वाली टेप की जानकारी को ढूंढने लगता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता।
अब अगले दिन जेम्स एक बार में जाता है जहाँ फिर से उसका पीछा एक अनजान लड़की कर रही होती है, पर इस पर जेम्स उसे पकड़ लेता है और जेम्स के पूछने पर वो लड़की अपना नाम उसे एलिस बताती है। वो जेम्स से कहती है कि इस केस में वो उसकी काफी मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए जेम्स को उसे अपने साथ रखना पड़ेगा क्योंकि वो अपने घर से भाग आई है और अब जेम्स को ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ रखना पड़ता है। जिसके बाद एक दिन एलिस 3 मई वाली टेप से एक मॉरिस कोड को ढूंढ कर निकालती है, जिसे सॉल्व करने पर इन्हें एक फोन नंबर मिलता है और अब जेम्स उस नंबर पर कॉल करता है तो दूसरी तरफ से उसे एक लड़खड़ाती हुई स्टैटिक आवाज सुनाई देती है। इसके बाद एक दिन जब मैकेलिस्टर जेम्स से मिलने आता है तो एलिस को वहां देखकर वो जेम्स से कहता है कि तुम इससे दूर रहो, और फिर इतना कहने के बाद वो अचानक से चाकू से अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है। अब ये सब देखकर जेम्स और एलिस काफी डर जाते हैं, लेकिन मैकेलिस्टर ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। अब इस घटना की वजह से जेम्स को लग रहा था कि कहीं हैकर्स को उनके घर का पता न चल गया हो, इसीलिए वो और एलिस एक मोटेल में रुकने का फैसला करते हैं। जहां अगली सुबह जेम्स उठकर देखता है तो एलिस किसी से फोन पर बात कर रही होती है, जो कि जेम्स के पूछने पर उसे बताती है कि वो उस नंबर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसे एक स्टोरेज यूनिट का एड्रेस मिला है। अब दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां मैनेजर उन्हें एक फोन के पास लेकर जाता है, जिसके बगल में एक आंसरिंग मशीन रखी हुई थी। और यहाँ जब जेम्स फिर से कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो इसी फोन पर कॉल कर रहा है और इसका जवाब आंसरिंग मशीन स्टैटिक वॉइस में देती है। जेम्स अब वहाँ के मैनेजर से इस जगह के ओनर का एड्रेस और फोन नंबर वगैरह पूछने की कोशिश करता है, जिसे देने से पहले तो मैनेजर उसे मना कर देता है, लेकिन जब उसे एक फोन आता है तो वो जेम्स को यहाँ के ओनर फ्रीकर का एड्रेस दे देता है। जिसके बाद सीधे दोनों फ्रीकर से मिलने जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर फ्रीकर जेम्स से बताता है कि उसे बचपन से ही हैकिंग का बहुत शौक था, जिसके बाद उसने धीरे धीरे ब्रॉडकास्ट हैकिंग सीख ली और इसके बाद उसने कुछ स्टूडेंट्स को भी हैकिंग सिखाई और उन सब ने मजाक मजाक में ये हैकिंग करके ब्रॉडकास्ट के बीच में ही एक वीडियो चला दी। लेकिन इन सब का लड़कियों के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सब सिर्फ एक मजाक ही था। हालांकि यहाँ पर जेम्स को फ्रीकर की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो उससे 23 नवंबर 1996 की ब्रॉडकास्ट हैकिंग के बारे में पूछने लगता है, जिस पर फ्रीकर गुस्सा कर जेम्स और एलिस दोनों को वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद वापस आकर एलिस जेम्स को इस केस को सॉल्व करने की बधाई देती है, साथ ही वो उसे कहती है कि उसे जेम्स की बातों पर पूरा भरोसा है। लेकिन यहाँ पर जेम्स को अभी भी शक था, इसीलिए वो एलिस की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और जब वो अगली सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि एलिस वहाँ से जा चुकी थी, इसीलिए अब जेम्स अपने घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि किसी ने उसके घर की तलाशी ली है और वो सभी सबूत भी गायब कर दिए थे जो कि जेम्स ने इस केस से रिलेटेड इकट्ठे किए थे। अब यहाँ पर जेम्स को पता चलता है कि एलिस भी उन हैकर्स से मिली हुई थी जिन्होंने ये सब किया है और एलिस ने जानबूझकर जेम्स को फ्रीकर की तरफ मिसलीड किया और साथ ही फ्रीकर की कहानी सच में झूठी थी। अब जेम्स देखता है कि हैकर्स ने उसके लिए 23 नवंबर 1996 का वीडियो टेप उसके लिए वहीं छोड़ा है, जो कि उन्होंने क्यों किया ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। अब जेम्स उस वीडियो टेप को देखना शुरू करता है, जिसमें एक बार फिर से सिग्नल इंट्रूजन होता है और जेम्स देखता है कि उसमें फिर से वही लड़की दिखाई दे रही है, जिसके मुंह पर एक आदमी हाथ रखता है, जिस हाथ पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। साथ ही वीडियो से जेम्स को एक एड्रेस भी मिलता है, जिसके बाद वो बिना देरी किए उस एड्रेस पर पहुंचता है और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथों में बिल्कुल वैसा ही निशान मौजूद था जैसा कि हमने वीडियो में देखा था। इस आदमी का नाम माइकल होता है, जो कि जेम्स की मौजूदगी से अनजान होता है और इसी चीज का फायदा उठाकर जेम्स माइकल को काफी मारता है और उसे एक पिंजरे में कैद कर देता है। इसके बाद वो माइकल से उन वीडियोस के बारे में पूछता है, जिस पर माइकल उसे बताता है कि वो इस वीडियो को बनाने में अकेला नहीं बल्कि इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। साथ ही लड़कियों की किडनैपिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जेम्स उसकी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वो माइकल से वो स्टूडियो दिखाने को कहता है। इस पर माइकल जेम्स को वो स्टूडियो दिखाने के लिए ले जाता है, जहां पर जेम्स माइकल को एक कुर्सी से बांधकर उसका गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर माइकल बार बार एक ही बात बोल रहा था कि उसका लड़कियों के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। पर यहाँ पर जेम्स उस पर काफी दबाव डालता है और मजबूरी में माइकल को वो गुनाह कबूल करना पड़ता है, जो कि उसने कभी किया ही नहीं। और अब जेम्स माइकल को गुस्से में जान से मार डालता है और साथ ही वो माइकल की लाश को बैकयार्ड में दफना देता है। अब इसके बाद जेम्स अपनी गाड़ी से घर वापस जाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया है और इस बात से वो काफी खुश था। लेकिन तभी रास्ते में अचानक से उसकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है
और जब जेम्स निकल कर देखता है तो वहाँ पर वही मास्क रोबोटिक लड़की को वो पड़ा देखता है, जैसा कि हमने ब्रॉडकास्ट वीडियो में देखा था। साथ ही उसके शरीर से खून जैसी कोई चीज बह रही थी, जिसका ये साफ मतलब था कि अब इन हैकर्स ने जेम्स को भी इस केस में उल्टा फंसा दिया था। बाकी वो लोग कौन थे ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर इस मूवी के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से जेम्स के साथ जो भी हो रहा था वो उसकी दिमागी स्थिति का नतीजा था, क्योंकि जेम्स कभी ये साफ साफ बता नहीं पाता था कि उसने अपनी वाइफ को मारा है या वो कहीं गायब हो गई है। अपनी बीवी के गायब हो जाने के बारे में वो हमेशा कंफ्यूज रहता था, और क्योंकि वो थेरेपी सेशन ले रहा था जिससे कि यह साबित हो जाता है कि उसके दिमाग की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। और जब उसने इन सिग्नल इंट्रूजन्स को देखा तो उसे इसने अपनी बीवी के गायब होने से जोड़ दिया। साथ ही उसने उन हैकर्स को पकड़ना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया ताकि वो अपनी वाइफ को खोने का गिल्ट खत्म कर सके। हालांकि ये हैकर सच में कुछ तो गलत कर रहे थे, मगर उनका जेम्स की वाइफ के गायब होने से कोई लेना देना नहीं था। मतलब कि जेम्स ने जबरदस्ती बातों को जोड़ दिया और फिर इसमें फंसता चला गया, और इन हैकर्स ने ही जेम्स को इन सब में फंसा दिया, क्योंकि उन हैकर्स की पहुंच काफी दूर तक थी, क्योंकि वो जेम्स के बॉस को भी जानते थे, जिसका पता हमें तब चलता है जब जेम्स अपने बॉस से ब्रॉडकास्ट की टेप मांगता है, पर उसका बॉस उसे वो टेप नहीं देता, पर उसे वो टेप अपने दोस्त के जरिए आसानी से मिल जाती है। बाकी इस मूवी की एंडिंग एकदम ओपन है, जिसे आप कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। बाकी ये मेरी थ्योरी थी और मैं कमेंट सेक्शन में आपकी थ्योरी भी जानना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।